गांव जहां हर चेहरे पर पहचान होती है और हर दरवाजा अपनापन देता है। यहीं के एक कोने में रहता था शर्मा परिवार, और सादगी उनकी पहचान थी। लेकिन वक्त वक्त बदल रहा था। राम शर्मा अपनी पत्नी सुषमा और बड़े बेटे रोहित और उसकी पत्नी के साथ रहते थे। उनका छोटा बेटा मोहित शहर में रहता था और अच्छी नौकरी करता था। मोहित अपनी पत्नी निशा के साथ शहर में रहता था। उसकी पत्नी एक मॉडर्न और खुले विचारों की थी। अरे राधा, ओ राधा, जल्दी से बाबूजी और रोहित के लिए खाना लगा दे। सांझ होने को आई है, तुझसे अभी तक खाना ही तैयार ना हो पाया। अरे और कितना समय लगाएगी? जी माँ जी, बस ले आई। राधा फौरन खाना ले आती है। राधा एक भोली भाली, बिना पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसके माँ बाप ने गरीबी के चलते वक्त से पहले ही उसका ब्याह करा दिया था। और बेचारी राधा पूरे मन और लगन के साथ अपने रिश्ते को निभाती। वह घर के हर व्यक्ति का ध्यान रखती। राम शर्मा अपनी पत्नी से बोले, अरे सुषमा, ये देख, मोहित की चिट्ठी आई है। मैं कहता था ना, हमारा मोहित हमें कभी निराश नहीं करेगा। उसने शहर में बहुत बड़ा घर ले लिया है और कहता है कि कुछ ही दिनों में वो हम सबको शहर लेकर जाएगा। हाँ जी, सही कहते हो। मोहित तो बहुत समझदार हो गया है। चलो अच्छा है, अब हम लोग भी इस गांव की जिंदगी से निकलेंगे और शहर चले जाएंगे। आखिर गांव में अब रखा ही क्या है। ये बातें सुनकर रोहित कहता है, माँ और बाबूजी, ये हमारा घर है, जहां हमने अपने अच्छे और बुरे दोनों वक्त को साथ मिलकर गुजारा है। इस घर से हमारी यादें जुड़ी हैं और दादाजी की वह जमीन, हम उसे छोड़कर यहां से कैसे जा सकते हैं बाबूजी? अरे रोहित, तू तो चाहता ही है कि हम लोग शहर न जाएं और यहाँ रहकर अपना जीवन खराब कर लें। अब बस कर फैसला हो चुका है, जैसे ही मोहित आएगा हम लोग शहर चले जाएंगे। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रोहित शांत हो जाता है। उसे और उसकी पत्नी को कभी भी वो इज्जत नहीं मिलती जो मोहित को छोटे होने के बाद भी मिलती थी। लेकिन रोहित और उसकी पत्नी कभी उफ तक न करते। कुछ समय बीतने के बाद मोहित गांव आ जाता है। अरे माँ, बाबूजी, आप लोग कैसे यहाँ रह लेते हैं? यहाँ कितनी गंदगी है, और ऊपर से यहाँ के लोग मानो सफाई का तो मतलब ही नहीं पता है। जब देखो गोबर में सन्ने हाथ लेकर ऐसे घूमते हैं जैसे कितनी शान का काम कर रहे हैं। ये बात सुनकर रोहित जवाब देता है, मोहित, ये वही गांव है जहां हम दोनों भाई इस कीचड़ में भी इतनी खुशी से खेला करते थे। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा सब अपनापन महसूस करवाती है, और यहाँ के लोग तो बाबूजी की इतनी इज्जत करते हैं। तभी सुषमा गुस्से से रोहित को जवाब देती है, क्या रोहित, तू तो मोहित के आते ही उसके पीछे पड़ गया। मेरा बच्चा थक कर आया है और वो ठीक ही तो कह रहा है। यहाँ के लोगों को गंदगी में रहने की आदत पड़ चुकी है। रोहित एक शांत स्वभाव और नर्म दिल का इंसान था। वह अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता था। माँ की ऐसी कड़वी बातें सुनकर रोहित शांत हो जाता है। रोहित के गांव में रहने के कारण उसके माँ बाप उसकी कोई इज्जत नहीं करते थे, लेकिन वही दूसरी ओर मोहित के शहर में रहने के कारण सब उसको इज्जत देते थे। ऐसे ही कुछ समय बीतने के बाद मोहित बोला, माँ, मैंने टिकट्स बुक कर ली है। हम लोग कल शहर के लिए निकलेंगे और अब हम सब लोग वहीं खुशी खुशी रहेंगे। हाँ बेटा, तुझे हमारी कितनी फिक्र है। अब से हम सब लोग साथ में खुशी खुशी शहर में रहेंगे। अगली सुबह वह सभी लोग शहर के लिए निकल ही रहे थे कि तभी गांव का सुंदर बोला, अरे शर्मा जी, सुना है आप लोग ये घर छोड़कर शहर में बसने जा रहे हैं। हाँ सुंदर, बिल्कुल सही सुना है। अब यहाँ रखा ही क्या है। मेरी छोटी बहू निशा तो कब से
हम सबको शहर बुला रही है। अब सोचा कि जहां बच्चे रहेंगे वही हम लोग भी सुखी रहेंगे। वह सभी लोग शहर की ओर निकल जाते हैं। कुछ ही घंटों में सभी लोग मोहित के घर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो घर में ताला लगा होता है। मोहित निशा को कॉल करता है। हेलो निशा, कहाँ हो तुम? तुम्हें बताया था ना कि आज माँ बाबूजी आने वाले हैं। हाँ बस ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अरे कौन सी बहुत बड़ी बात है। अगर माँ बाबूजी आ रहे हैं तो कुछ टाइम वेट करो, मैं कुछ ही देर में शॉपिंग करके आती हूँ। ऐसा कहकर निशा फोन काट देती है और सुषमा मोहित से पूछती है, क्या हुआ बेटा, कहाँ है निशा बहू? मोहित हिचकिचाते हुए जवाब देता है, अरे माँ, वो निशा की एक दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी तो इसलिए उसे जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल जाना पड़ा, वरना वो तो आप लोगों के आने से इतना खुश थी कि आपके स्वागत के लिए कभी ऐसे अचानक न जाती। हाँ बेटा, मुझे तो पहले ही पता था कि उसे जरूर कोई काम आ गया होगा, वरना मेरी बहू ऐसे अचानक न जाती। घर में ताला लगा होने के कारण सभी को काफी देर घर के बाहर ही इंतजार करना पड़ता। दोपहर से शाम हो जाती, तभी निशा हाथों में शॉपिंग बैग्स लिए निशा घर पहुंचती है। खुशी से सुषमा बोली, अरे निशा बहू आ गई तू? नमस्ते माँ बाबूजी, सॉरी मुझे आने में देर हो गई। चलिए घर के अंदर चलिए। खाना खाकर सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी निशा अपने पति मोहित से कहती है, ओ गॉड मोहित, तुमने तो कहा था कि माँ और भाभी के आने से मुझे इन घर के कामों से आराम मिल जाएगा, और यहाँ तो तुम्हारी माँ आते ही मुझे ऑर्डर देने लगी है। अरे निशा, अब भी उन लोगों को आए हुए केवल 1 ही दिन हुआ है और तुम चाहती हो कि आते ही वह लोग तुम्हारा काम संभाले। थोड़ा वक्त दो उन्हें, उसके बाद देखना तुम खुद मुझे कहोगी कि मेरा यह फैसला बिल्कुल सही था। वहीं दूसरी ओर सुषमा और राम शर्मा आपस में बातें कर रहे थे। अरे वाह, देखा सुषमा, तुम्हारी छोटी बहू ने तो हमारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। तरह तरह के पकवान, और ये घर देखो कितना खूबसूरत है। हाँ जी, निशा ने तो शहर में रहकर भी अपने पूरे घर को संभाल रखा है। बहुत अच्छे संस्कार है उसके। अगले दिन सुबह उठते ही निशा किचन में सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। तभी रोहित की पत्नी निशा से कहती है, अरे निशा, तुम कल से सबके लिए खाना बनाने में लगी हो। आज मैं सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। तुम माँ जी के साथ आराम से बैठो। ये सुनकर निशा झट से किचन से बाहर चली जाती है। निशा अपनी सास के पास बैठकर बोलती है, क्या माँ जी, आप तो बिल्कुल ओल्ड फैशन कपड़े पहनती है। अब आप शहर में है, मैं आपको अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिलाऊंगी। आखिर लोगों को भी तो पता चले कि उसकी सास है आप। निशा की ये बातें सुनकर सुषमा बहुत खुश होती है। उसे राधा की सादगी और सीधेपन से ज्यादा अपनी हाई फैशन माइंड वाली बहू निशा ज्यादा पसंद आ रही थी। तभी कुछ देर में राधा सबके लिए नाश्ता ले आती है। ओहो राधा भाभी, ये आप क्या बना ले आई? हम लोग सुबह सुबह इतना ऑयली और हेवी नाश्ता नहीं करते हैं। आपको बनाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए ना। क्या राधा बहू, यहाँ आकर तो अपना देहातीपन भूल जा। अब तू शहर में है, गांव में नहीं। जो निशा बहू बोले वो बनाकर ले आ। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर निशा बहुत खुश होती है और दूसरी ओर बेचारी राधा फिर से मॉडर्न नाश्ता बनाने चली जाती है। एक दिन निशा अपने सास ससुर से कहती है, माँ जी, बाबूजी, कल मैंने एक किटी पार्टी रखी है। मेरी बहुत अमीर अमीर दोस्त आएंगी और मैं नहीं चाहती कि वह रोहित भैया और राधा भाभी को देखकर मेरा मजाक बनाए।
उन दोनों का पहनावा देखकर तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुराने जमाने के फिल्म से कैरेक्टर निकल कर आ गए हों। अरे बहू, हम तो ऐसे ही हैं, गांव के लोग, गांव की आदतें। और तू कहती है तो मैं उससे बात करूंगी कि थोड़ा पहनावा बदले। मैं तेरी सहेलियों के सामने ऐसे तेरी बेइज्जती नहीं होने दूंगी। कुछ देर बाद राम शर्मा रोहित से बोलते हैं, रोहित बेटा, तुम भी कुछ सीखो अपने छोटे भाई से। देखो कैसे कमाता है, कैसे रहता है, उसका पहनावा, हर एक चीज तारीफ के काबिल है। तभी सुषमा गुस्से में राधा से कहती है, अरे राधा, कल निशा की सहेलियां आ रही हैं। तेरे देहाती पहनावे के चलते उसकी सहेलियां उसका मजाक न बनाएं। इसीलिए तू निशा के ही कोई कपड़े पहन लेना और हो सके तो उसकी सहेलियों के सामने कम ही आना। रोहित और राधा ये सब सुनकर पूरी तरह निराश हो चुके थे, मानो अब उनकी कोई इज्जत ही न बची हो। राधा निशा के घर का सारा काम करती और रोहित घर के छोटे मोटे काम करता, तब भी घर में कोई भी उनकी इज्जत नहीं करता था। फिर भी वह दोनों अपने माता पिता के सामने उफ तक न करते, चुपचाप सबके ताने सुनते। अगले ही दिन निशा की पार्टी में उसकी बहुत सी सहेलियां आई थीं। तभी निशा तेज आवाज में राधा को बुलाती है, अरे राधा भाभी, कितना टाइम लगाओगी? मेरी फ्रेंड्स के लिए कुछ स्टार्टर वगैरह का तो अरेंजमेंट करो। राधा तपते बुखार में आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में लेटी होती है। तभी रोहित कहता है, राधा, तुम आराम करो, सुबह से काम कर रही हो। मैं निशा को बोल देता हूं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अरे नहीं रोहित जी, मुझे जाना होगा, वरना निशा सोचेगी कि मैं काम न करने के लिए कोई बहाने बना रही हूँ। नहीं राधा, अब बस बहुत हो गया, तुम आराम करो, निशा को जाके बोल देता हूं। रोहित नीचे जाकर रोहित निशा को सारी बात बोल देता है। तभी निशा अपनी सहेलियों के सामने गुस्से से आग बबूला हो जाती है और बोलती है, माँ जी, पापा जी, मुझे पता था कि आज राधा भाभी मेरी बेइज्जती कराने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने यही किया मेरे साथ। क्या सोचेंगी मेरी फ्रेंड्स मेरे बारे में? ये सुनकर सुषमा भी गुस्सा हो जाती है, लेकिन बेचारी राधा की फिक्र किसी को नहीं थी। फिक्र थी तो बस निशा की। उसी दिन निशा अपने कमरे में मोहित से कहती है, ओ गॉड मोहित, आज मेरी फ्रेंड्स के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, ये मैं बता नहीं सकती। ये जो राधा भाभी है वो तो जरूरत से ज्यादा ही चालाक निकली। जैसे ही उन्होंने देखा कि मेरी फ्रेंड्स आने वाली है तो बुखार का बहाना करके अपने रूम में जाकर बैठ गई। मोहित, अब बहुत हो गया। इन लोगों को अच्छा घर, अच्छा खाना क्या मिल गया, मानो सबके रंग ही बदल गए हैं। तुम परेशान मत हो निशा, मैं माँ से बात करता हूँ। मैं जो कहूँगा माँ बाबूजी वही करेंगे, और उन लोगों को अपने घर लाने का यही तो मकसद था, वरना हमें क्या ही जरूरत थी उनको यहाँ बुलाने की। निशा और मोहित की चालाकियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। राधा और रोहित का उस घर में रहना मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे ही कई महीने बीत गए। तभी अचानक राम शर्मा की हालत खराब हो गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। जल्दी से जल्दी ऑपरेशन की नौबत आ चुकी थी। तभी अस्पताल में सुषमा निशा से कहती है, बेटी निशा, मोहित को फोन लगा, उससे बोल कि डॉक्टर ने जल्दी जल्दी बाबूजी को ऑपरेशन बोला है। पैसों की बहुत जरूरत है बेटा, और हो सके तो तू भी कुछ पैसों का इंतजाम कर दे बेटा। अरे माँ जी, आप तो जानती है ना हमारे खुद के घर के कितने खर्चे होते हैं, और ऊपर से आप लोग इतने महीने से यहाँ हैं, तो खर्चा तो वैसे ही बहुत हो चुका है। मेरा मोहित तो वैसे ही बहुत परेशान है, ऊपर से आप लोग उस पर इतना बड़ा बोझ कैसे डाल सकते हैं? आप लोगों की गांव की जमीन तो है ना, रोहित भैया को बोल के उसी जमीन को गिरवी रखकर पैसे का इंतजाम कर लीजिए माँ जी। फिलहाल मुझसे और मोहित से कोई उम्मीद मत रखिएगा। अपनी लाडली बहू निशा के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर मानो सुषमा के पैरों तले जमीन खिसक गई हो।
कुछ देर में राधा और रोहित अस्पताल पहुंचते हैं। अपनी माँ को बेबस और रोता हुआ देखकर रोहित कहता है, अरे माँ, आप रोती क्यों हैं? मैं हूं ना माँ, और बाबूजी के ऑपरेशन की फीस मैंने जमा कर दी है माँ। अब कुछ ही देर में बाबूजी का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। बेटा, इतने पैसे तेरे पास कहाँ से आए? माँ, राधा के पास उसकी शादी के कुछ जेवर रखे थे। मेरे मना करने पर भी उसने जिद की, तो हमने वो बेच दिए। और जेवर तो फिर बन जाएंगे माँ, लेकिन अगर बाबूजी को कुछ हो जाता तो मैं और राधा खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। ये सारी बात सुनकर सुषमा की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस बेटे बहू की उसने कभी इज्जत न करी, आज वही दोनों उसके मुश्किल समय में साथ खड़े थे। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका था और कुछ ही दिनों में राम शर्मा अस्पताल से घर आ चुके थे। तभी राम शर्मा मोहित की तरफ देखकर खुशी से बोले, देखा सुषमा, मैं कहता था ना, मेरा मोहित हम दोनों से बहुत प्यार करता है। मैं जानता हूँ, मेरे इलाज का सारा खर्च उसी ने उठाया है। मुझे अपने मोहित पर गर्व है। शर्मा जी, जीवन में कई बार ऐसा समय भी आता है जहां हम जिससे उम्मीद करते हैं वो हमारी उम्मीदों पर खड़ा नहीं हो पाता, और जिसको हमेशा नाकाम समझते हैं, अंत में वही हमें उम्मीद की किरण दिखा देता है। ये बात सुनकर राम शर्मा समझ जाते हैं कि रोहित ने ही उनके सारे इलाज का खर्च दिया है। शर्मा जी और सुषमा को अपनी गलती का पछतावा होता है और कुछ ही दिनों में वह लोग अपने गांव लौट जाते हैं। सुषमा, जाने मैं कैसा बाप हूं जो अपने बच्चों के दिल को भी न परख पाया। जिसे मैं हीरा समझता था वो तो मिट्टी का ढेर निकला, और जिसे केवल ताने दिए वो असल हीरा निकला। बिल्कुल सही बोला जी। हमारा रोहित और बहू राधा दिल के बहुत नेक हैं। हमने हमेशा उनको गलत समझा, लेकिन अब तो उनसे नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं होती है। तभी रोहित और राधा वहां पहुंचते हैं। बाबूजी, संसार में सबसे बड़ा दर्जा केवल माँ बाप का होता है, और आप दोनों तो हमारा संसार है। और वो माँ बाप की डांट ही होती है जिससे बच्चा जीवन के सही रास्ते पर चल पाता है। दिखावे के पीछे का सच वक्त ही दिखाता है, और सच्चा रिश्ता वही है जो संकट में भी साथ खड़ा रहे। दौलत, शोहरत और झूठा प्यार सब वक्त के साथ मिट जाते हैं, लेकिन सच्चे रिश्तों की ताकत हर तूफान में सहारा देती है। इंसान की असली पहचान उसके हालात से नहीं, बल्कि उसके कर्म और साथ निभाने वाले रिश्तों से होती है।